सारी कंडीशंस आ जाती हैं। आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम आ जाता है, आपका फ्रोजन शोल्डर वो स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, आज जो आप लोग डिस्कस करने वाले हो ना यहाँ पर, वो फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है आज इसको पढ़ेंगे, और आपके पास पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करता है। मैम एक किस्म का इसको कहते हैं कि ना कंधा जो है ना वो जाम हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर नहीं, मैं जस्ट शोल्डर पूछ रही हूँ, एनाटॉमी बताओ शोल्डर की, बताओ। शोल्डर है ना, ये क्या है, ये क्या है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस के ऊपर ये क्लेविकल क्लेविकल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल होता है ना, जिसकी थिकनेस को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, कैप्सूलर थिकनेस। ठीक है, अब फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, फ्रोजन आपकी कैप्सूलर थिकनेस, मतलब आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो आपकी जो फ्लूइड है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कैप्सूल जो है, वो थिक हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं, स्टक हो गए हैं, और जैसे कि कभी वो ग्लू लगा लो, चिपक जाती है ना। ठीक है, वैसे ही आपका फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन आती है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी ये फ्रोजन शोल्डर क्यों डेवलप होता है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं जी, जवाब स्टेजेस बताओ इसकी, 3 स्टेजेस नहीं है उसके, बताओ बेटा जी। आप डिटेल में तो मैं पूछ नहीं रही, मैं तो स्टेजेस का नाम पूछ रही हूँ, तो कॉमन है बेटा। फ्रीजिंग, फ्रोजन और थ्रोइंग। ठीक है, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थ्रोइंग। अच्छा, अब फ्रीजिंग स्टेज के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है। फ्रीजिंग स्टेज में होता क्या है, आपको कोई दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज, इसलिए 2 कॉजेज होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट कॉजेज होंगे और इनडायरेक्ट कॉजेज होंगे। जल्दी से ले आओ मार्कर। टाइप बोलो, स्टेज बोलो, वही ना। अच्छा जी, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थ्रोइंग। ठीक है बेटा, अब ये आप लोग जब फ्रीजिंग स्टेज होगी, अब इसकी कॉजेस क्या क्या होते हैं, इटियोलॉजी या कॉजेस। अब इसमें एक तो डायरेक्ट कॉजेज आ गए हैं और इनडायरेक्ट कॉजेज आ गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्यारी राइटिंग है, किसी को समझ नहीं आती वैसे मेरी। ठीक है, लेकिन तुम लोग अपनी अपनी लिखो बेटा। इसमें डायरेक्ट कॉजेज में क्या आ जाता है कि आपकी अपने ही जॉइंट का मसला चल रहा था। ठीक है, आपको कोई प्रीवियस कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, डिसलोकेशन हुई है, आपका पोस्चर ऐसा था, एबनॉर्मल पोस्चर था, आपने बहुत स्ट्रेसफुल एक पोजीशन मेंटेन रखी है, जिसकी वजह से आपका जॉइंट का ही कॉज था, आपके वो जो ग्लिनोह्यूमरल कैविटी का ही कॉज था, जिसकी वजह से आपको जो है फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब ये आपके डायरेक्ट कॉजेज आ गए, आपकी बोन का जॉइंट का मसला था वो। अब इनडायरेक्ट कॉजेज में क्या आएंगे, अच्छा डायरेक्ट कॉजेज में ये भी आता है, आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से इजी जू फ्रैक्चर, ठीक है, ट्रोमा आ गया, फ्रैक्चर, प्रोन टू फ्रैक्चर ना, जब आप डेफिशिएंसी होगी तो आप जैसे गिरोगे जोड़ तो हिल जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा। ये आपके डायरेक्ट कॉजेज हैं। अब इनडायरेक्ट कॉजेज कौन से होते हैं, जैसे कि एंजाइना पेन। ठीक है, एंजाइना पेन में जब आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेन, आप ओबेसिटी है और आपकी सर्वाइकल का कॉज है, इम्पिंजमेंट, रेडिकुलोपैथी आ रही है। अब इनडायरेक्ट कॉजेज को मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ इसके साथ कि आपको उन कंडीशंस की वजह से दर्द आ रहा है, आपको दर्द आ रहा है जिसकी वजह से पेशेंट ने अपनी मूवमेंट लिमिट कर ली है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, अपने जॉइंट की प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा, शोल्डर जॉइंट को नहीं हिला रहा, क्योंकि वो फील करता है कि मैं हिलाऊंगा मुझे दर्द होगा, और दर्द का कॉज उसका शोल्डर नहीं है, शोल्डर में कोई मसला नहीं है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, हो सकता है कि उस वजह से वो उसको नहीं हिला पा रहा, उसको एंजाइना पेन है, एंजाइना पेन भी यहीं पे ज़्यादा फील होती है, तब भी पेशेंट जो है रेजिस्ट करते हैं। ओबेसिटी की वजह से लोग जो है लेटे रहते हैं, स्पेशली ख़वातीन में ये ज़्यादा मसला आता है। ठीक है, वो उठती नहीं है, तो ये सब मल्टीपल कॉजेज़ हैं। इसके साथ साथ आपकी आर्थराइटिस की वो क्या नाम है, आर्थराइटिस तो आ ही जाता है, वो डायरेक्ट कॉजेज़ में ही आ जाता है। इसके साथ साथ आपकी वो थायराइड की कंडीशन भी आ जाती है, थायराइड का मसला चल रहा है तो फिर भी ये आएगा। डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ की वजह से भी आपके जो है ये जॉइंट की स्टिफनेस आती है। डायबिटिक पेशेंट जो फ्रोजन शोल्डर के साथ बड़ा आता है, आपको पास्ट हिस्ट्री कोई बताए और ये कहे कि मुझे जो है जो डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, तो आपने फौरन से क्लिक कर लेना है।
तो इसके साथ क्या कनेक्शन है मैम, डायबिटीज़ का और ये थायराइड? डायबिटीज का बेटा ये कनेक्शन है ना न्यूरो आपके एक तो जॉइंट्स नहीं ठीक चलते, ठीक है, आपकी जो है बोन्स ग्रोथ मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आने लग जाती है, न्यूरोपैथी की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट जो डायबिटीज है आपके न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करती है ना, ठीक है, इसलिए उसके जो जॉइंट्स हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन है, बोन्स की वीकनेस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है। हाँ, बोन्स मेरो में वो मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है। मल्टीवाइटामिन, ठीक है, और वो जो लोग हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं। अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज का पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है, फ्रीजिंग का टाइम होता है 6 महीने तक होता है मेरे ख्याल में। फ्रीजिंग के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है, वो आपको बताएगा कि उसकी मूवमेंट नॉर्मल है, बाजू वो ऊपर कर रहा है, सब कुछ है, टेस्ट वगैरह आपने कर लिए हैं। अब इसमें टेस्ट कौन कौन से करवाओगे? नी इम्पिंजमेंट टेस्ट, स्कार्फ टेस्ट करवाओगे, इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी ये कंडीशन कौन सी चल रही है, ठीक है। और एक आर्क भी है, ठीक है, वो जो आर्क डेवलप होती है उसमें वो वैसे फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट जैसे ही कंप्लेन करता है उसको आप हाथ ही लगा के चेक कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग स्टेज जो है आपकी उसके साथ शोल्डर इम्पिंजमेंट के साथ रिलेट करती है, आपने इसका डीडी करना है। मतलब आपको समझ नहीं आएगी कि फ्रीजिंग स्टेज है या फिर आपकी उसकी शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होगा तो आप जब यहाँ पर उसको प्रेशर डालोगे उसको पेन कॉज होगी, ठीक है। और 120 से ज्यादा उसको जब वो आगे लेकर जाएगा तो फिर उसकी पेन रिड्यूस हो जाएगी शोल्डर इम्पिंजमेंट में, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग में उसको पेन रहेगी कंटिन्यूअसली। तो उसको ग्लाइड कब देना है मैम? इसको ग्लाइड दे सकते हैं? ग्लाइड की तरफ नहीं आ रहे हो ना बेटा, ट्रीटमेंट अभी डायग्नोज तो कर लो। डायग्नोज तुम लोग का हुआ ही नहीं, ग्लाइडिंग की तरफ तुम लोग पहले ही पहुंच जाओगे, है भाई। जब इम्पिंजमेंट है ग्लाइडिंग दे देकर उसको और ज्यादा इम्पिंजमेंट कर लेनी है। सिनेरियो आ रही है बेटा तुम्हारी तरफ, समझो बस तुम, ठीक है बेटा। अब समझ में आई बात क्लियर हुई मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आपने उसको जब डिफरेंशिएट कर लिया, फ्रीजिंग स्टेज को भी डिफरेंशिएट कर लिया शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम से, ठीक है। अब जब फ्रोजन जब वो ट्रीट नहीं करवाएगा, मेडिसिन लेता रहेगा, ठीक है, मस्कुलर रिलैक्सेंट, एनसाइड वगैरह, ठीक है, तो वो फ्रोजन में चला जाएगा। उसने क्योंकि ट्रीट ही नहीं करवाया, फोकस ही नहीं किया। ज्यादातर लोग, हमारी आवाम क्योंकि ऐसी है ना, वो दवाइयों की तरफ ज्यादा जाती है इससे पहले कि वो अपनी कंडीशन को एक्यूट फेज में पकड़ ले। वो जब तक क्रॉनिक नहीं करते ना तब तक सुकून नहीं मिलता हमारी आवाम को, ठीक है। तो फ्रोजन की तरफ वो चला जाएगा। जब वो फ्रोजन की तरफ जाएगा तो आपने देखना है सिंपली उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वो मूवमेंट ऊपर कर ही नहीं रहा, हाथ कर ही नहीं पा रहा, उसको बहुत पेन होगी, वो नहीं कर सकेगा, आपको स्टक उसका शोल्डर लगेगा, उसकी रेंज यहाँ तक लिमिट होगी, ठीक है। आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी ये फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। अच्छा, थ्रोइंग में क्या होता है? थ्रोइंग में आपकी कंडीशन रिवर्स होने लग जाती है। एक बॉडी का फिनोमेना मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी फिजिशियन है, सर्जन है, जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोई भी, देखो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये अपनी ही कुदरत है जिसने हमारे मसलों को ठीक करना है। हमने जस्ट उसको थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि उसको दर्द ना आए। लेकिन हर एक कंडीशन ने अपने टाइम पे, अपनी ड्यूरेशन पे रिकवर हो जाना है, ठीक है। उसमें अगर है कि आप उसको छोड़ भी दोगे ना, अक्सर पेशेंट आते हैं, हाँ मम्मी फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन हुई थी, दवाइयाँ खाई, हम लोग ठीक हो गए, और जो है ना अब फिर से मसला आ गया। वो ठीक कैसे हुए? दवाइयों ने सेडेटिव इफेक्ट दे दिया ना, ठीक है। वो टाइम गुजरता गया, वो अपनी उसी इम्पेयरमेंट के साथ चलता गया, और फिर जब 2 साल गुजर गए तो उसकी थ्रोइंग स्टेज आ गई, वो वापस रिवर्स हो गया, कंडीशन मतलब ठीक हो गई, वो रिकवरी की तरफ आ गया, ठीक है। थ्रोइंग में जो है रिकवरी आ रही है। लास्ट कौन से में? थ्रोइंग, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पता चल रहा है? तो थ्रोइंग में मैं वही बता रही हूँ, थ्रोइंग में वो ठीक हो जाएगा, वो तो चलता फिरता रहेगा, लेकिन फिर वो दोबारा मसले में आएगा। मसला तो है ना, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉज तो चल रही है ना जिसपे उसने फोकस ही नहीं किया, ठीक है। वही कॉज उसको अगेन फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर देगी, ठीक है, जब तक वो उसको ट्रीट नहीं करवाएगा। अच्छा, अब समझ में आ गई बात, स्टेजेस भी क्लियर हो गई, अब पता चल गया इसमें क्या। अब आते हैं हम लोग कि इसमें जब आपने इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट कर लोगे ना टेस्ट वगैरह करवा के, नीर टेस्ट, ये उसको इंटरनल रोटेशन करनी है और ऊपर बोल देना है फ्लेक्शन करे, ये आपका नीर टेस्ट है, ठीक है। ये स्कार्फ टेस्ट है और ये गार्सन टेस्ट ये है, ओके, गार्सन, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, नीट टेस्ट कर लोगे आप लोग को पता चल जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर ये आर्च आप उसकी चेक कर लोगे कहाँ तक जा रहा है, एब्डक्शन करवा के, खैर मेरा भी लिमिट ही आ रहा है,
तो ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका डीडी आपको क्लियर हो गया है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने ट्रीटमेंट की तरफ जब आना है, ट्रीटमेंट में पेशेंट हमेशा जब भी आपके पास आएगा ना फ्रोजन की कंडीशन में या फ्रीजिंग की कंडीशन में, जो भी उसका मेन पॉइंट क्या होगा, मुझे दर्द है। आपने जो फिजियो का जो मेन फोकस होता है ना, वो उसकी दर्द पे होता है कि उसको पेन से सेडेटिव इफेक्ट दे। फिजियो देख लो, फिजिशियन देख लो, जो दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो भी उसकी पेन को रिड्यूस करने के लिए ना, उसको दर्द के रिड्यूस करने के लिए। और दर्द होती क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ होता है। इम्यून सिस्टम जो बोल रहा होता है कि इस चीज़ को ठीक करो, इंडिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है बार बार। इस वजह से हमें पेन आती है। तो हमने उसी चीज़ को पता चल गया, भाई हमें ये मसला आ रहा है, तुम ज़रा दर्द पीछे चले जाओ, और हम मेडिसिन दे देते हैं या फिर फिजियो के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। फिजियो इसलिए अच्छी है कि आपको मेडिसिन के एडवर्स नहीं फेस करनी पड़ते। ठीक है, इस वजह से हम लोग हमेशा फिजियो की तरफ जाते हैं। आप मोडालिटीज़ लगा लो, जेल वगैरह लगा लो, जो भी है उसके थ्रू आप उसको जो है वो कर लो, उसकी पेन को रिड्यूस कर लो। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब हम उसको सिविरिटी से कैसे बचाएंगे? सबसे पहले हमने पेन उसकी कम कर ली। पेन की कम कैसे की? आपने टेंस को यूज़ कर लिया है, यहाँ पर सोनिक को यूज़ कर लिया है, जेल वगैरह यूज़ कर लिए है, हॉट पैक या क्रायोथेरेपी, कोल्ड पैक। ठीक है, एक्यूट फेज में कोल्ड पैक करेंगे। ठीक है, आइसिंग से जो है बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। बायोफ्रीज जेल जो है बड़ी अच्छी जा रही है, मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ आपने उसकी ROM को नॉर्मल लेकर आना है। वो तो जुड़ गया है, अब हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना। फिजिशियन तो ऐसे ही करता है ना कि उसने दवाई दे दी, छोड़े रखो, वर्जिश पेशेंट कर लेगा तो कर लेगा, हम क्या करें? ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने करवाना होता है। हम उसको छोड़ते नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हमने उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, हाँ, ये तुम लोगों की फील्ड है। तुम लोग ये ना समझो कि सिर्फ हम लोगों ने मसाज करनी है, हमें मालशी बोला जाता है, ये बोला जाता है। तो तुम लोगों ने क्या करना होता है, फिजिशियन से ज्यादा काम तुम लोगों ने करना होता है। ठीक है, तुम लोग उसको पकड़ के एक तो उसकी पेन को भी साइड पे करते हो बिना उसको एडवर्स इफेक्ट कॉज किए, और उसको नॉर्मल उसकी लाइफस्टाइल की तरफ, नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हो। समझ में आ गई बात? अपनी फील्ड का थोड़ा सा पता चला। आपने लगाया है, टेंस लगाया है, उसको थोड़ा आपने उसको दिया है। अच्छा, हीट और कोल्ड थेरेपी का कैसे इफेक्ट होता है, ज़रा मुझे बताओ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसके पीछे? कैसे आप हीट और कोल्ड थेरेपी जो है आपको कैसे पेन रिड्यूस करती है? जो मसल में वो होती है ना, मतलब वो स्टिफनेस बड़ी, वो उसकी बात की बात, जो फाइबर होती है ना वो बन जाती है ना, उसमें फाइबर एक जगह पे बन जाती है ना, ट्रिगर बन जाते हैं ना उसके ऊपर। ट्रिगर इधर से इधर कहीं भी ट्रिगर नहीं आए, अभी तक ट्रिगर नहीं आए यहाँ पर। मैंने ट्रिगर की बात ही नहीं की, मैं तो नॉर्मल फिनोमेना तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि मसल सख्त हुए ना, सख्त हो गए तो उसके बाद हम मसल आएंगे नहीं यहाँ पर। तो हीट पेड कहाँ पे लगाना? पेन कॉज करता है, कौन कॉज करता है? पेन के सिग्नल्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बताती है? नर्व्स बताती हैं। ठीक है, नर्व्स बताती हैं एफरंट फाइबर के थ्रू। ठीक है, और हीट और कोल्ड थेरेपी क्या करती है? पेन गेट मैकेनिज्म का नहीं पता? पेन गेट वही होता है ना, क्या होता है पेन गेट मैकेनिज्म? ये होता है ना, नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको पेन की सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। अब कोल्ड और हीट थेरेपी में क्या होगा कि इसके फाइबर्स भी वैसे ही होते हैं, रिसेप्टर्स वैसे होते हैं, लेकिन इसके गेट मतलब गेट छोटा होता है, और ये इसके रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, साइज में ज़्यादा, नोसिसेप्टिव से साइज में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो गेट को ब्लॉक कर देते हैं, और नोसिसेप्टिव जो है आपको जो पेन के सिग्नल्स देता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, इसलिए कोल्ड और ये हीट थेरेपी जो है हमारी पेन के लिए यूज़ की जाती है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? पेन गेट थ्योरिकल पढ़नी है जाकर गूगल पे कि क्या है, और रट्टा लगाना है इसको। ठीक है, और ये जो सिग्नल्स है ना, नर्व प्रोवाइड करती है। जब भी दर्द का मसला आता है ना, तुम्हारी नस बता रही है कि यहाँ पर कुछ मसला चल रहा है, इसको ठीक करो। ठीक है, और जब नस ने बताया है मसला चल रहा है, वहाँ पर क्या हुआ है कि नर्व के थ्रू मोटर और सेंसरी स्टिमुलस होता है ना, मसल में जो है सही तरीके से मोटर वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगी, सेंसरी स्टिमुलस भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मसल फिर कॉन्ट्रैक्शन वैसी नहीं करेगा, तो उसमें जो है सर्कुलेशन वैसी नहीं रहेगी, तो वो एट्रोफी की तरफ डेवलप हो जाएगा। अब पता चला कि जब क्रॉनिक पेशेंट आता है, उसका मसल बल्क पहले से कम क्यों उसको महसूस होता है? नर्व्स ने जब उसको सिग्नल दिया है, मोटर कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रही,
फिर जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रही, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रही तो आपकी एट्रोफी डेवलप आपके हो रही मूवमेंट है। भी सही से नहीं होगा फिर तो। हाँ मूवमेंट भी सही से नहीं होगा ना जब मूवमेंट ब्लड भी नहीं, हमने तो एक छोटी सी बात की है ना, अब एक ही मसल को छोटे से पार्ट को पकड़ लिया, मूवमेंट तो फिर बड़ी सारी चीज़ों के साथ होती है ना, जॉइंट आ जाते हैं इसमें, नर्व्स आ जाती हैं, मसल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, टेंडन आ जाते हैं, कितना कुछ आ जाता है जो आपकी एक मूवमेंट डेवलप उसको करता है। पेन भी ज़्यादा होगा, अगर नर्व्स कंप्रेस हुई तो फिर पेन भी ज़्यादा तो होगा। जाहिर है नर्व पेन आता ही नर्व की वजह से है, ठीक है। पेन अगर उसको नहीं आ रहा ना, मतलब उसकी नर्व उसका न्यूरोलॉजिकल फ्रैक्चर, उसकी नर्व रप्चर, एक्सोनोटोमेसिस, नोरोटोमेसिस पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं वो नहीं नर्व पढ़ा, की लेकिन टाइप्स, ठीक है, ये डैमेज, गैस्ट्रिक और ये चीज़ें पड़ी हुई है, फीमोरल नर्व, सिरेटल नर्व। ये आप लोगों के उसमें बताई जाती है, एनाटॉमी में बताई जाती है, जी ठीक हाँ। है। तो इतने छोटे बच्चे नहीं हुए, सब कुछ पढ़ के आए हो। तो ठीक है बेटा, हो गई बात क्लियर, समझ में आ गई। आपने उसके बाद क्या करना है, उसको नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लेकर आना है, नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ उसकी नॉर्मल मूवमेंट करनी है, आहिस्ता आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता से। अब यहाँ पर आ जाएंगी ग्लाइड्स आएंगी। आपने एपी ग्लाइड देना है, पीई ग्लाइड देना है, इंफीरियर ग्लाइड देना है, मैम? ठीक है। शोल्डर की 3 ग्लाइड्स होते हैं जी बेटा। इसकी रेंज कैसे चेक करेंगे? किसकी शोल्डर की रेंज कैसे चेक जी करेंगे? जी, रेंज ऑफ मोशन इसका कैसे चेंज करेंगे इसका? चेंज कैसे करेंगे? नहीं हम कैसे चेक चेक करेंगे? हाँ बेटा वो मैंने अभी टेस्ट बताया है, नी टेस्ट, स्कार्फ टेस्ट या अच्छा। गार्सन। तुम सोए हो गए हो, तुमने सिर्फ मोबाइल पे फोकस रखा हुआ है, तुम सुन नहीं रही, इसलिए मैं मैम कह हम रही उसको हूँ ना। पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे। तो पैसिव बेटा, जब वो आपका हाँ, पेशेंट आएगा एक्टिवली तो कर ही नहीं सकता तो आप जी। उसको पैसिव करवाओगे ना। अभी पीएनएफ पैटर्न और पीएनएफ टेक्निक्स भी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि कैसे तुम लोगों ने एक पैरालाइज या जो उसका, अच्छा मुझे मसल ग्रेडिंग बताओ। 0 to 5 क्या मैम? मस्कुलर ग्रेड्स, मसल्स के ग्रेड्स क्या होते हैं चेक करने के लिए, मसल ग्रेडिंग। 0 to 5 उसमें दो ही आते हैं ना, एक्टिव और पैसिव। मैम 0 to 5 0 में हाँ, कॉन्ट्रैक्शन okay. नहीं है, 1 में फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्लिकर ही है। No, हाँ, मैंने- फ्लिकर, अंडर Under ग्रेविटी, gravity, अगेंस्ट ग्रेविटी, against gravity, मिनिमल रेजिस्टेंट, हाँ यही है, पढ़े मैंने सारे पढ़े हैं। आपने इसके अकॉर्डिंग ये पीएनएफ टेक्निक्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कंप्लीट पढ़ाऊंगी पीएनएफ टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है बेटा जी। शोल्डर पता चल गया। आपने एपी ग्लाइड देनी है, पी ग्लाइड देनी है और इंफीरियर ग्लाइड देनी है। Inferior. एपी ग्लाइड आपकी फ्लेक्शन गेन करेगी, पी ग्लाइड आपकी एक्सटेंशन गेन करेगी और इंफीरियर ग्लाइड आपकी एबडक्शन गेन करेगी। और कभी भी आपके एडक्शन में लिमिटेशन नहीं आती। कभी किसी को देखा कि ऐसा आंकड़ा हुआ, वो बोल रहा है कि नहीं मेरी तो एडक्शन की लिमिटेशन आ गई है, कभी ऐसा नहीं होता। जब भी लिमिटेशन आती है वो एबडक्शन नहीं कर पाता, एबडक्शन में, ठीक है। उसका हाथ तो ऐसे रह जाता है, वो ये नहीं उठा पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी 3 ग्लाइड्स हैं। वो उस दिन क्या बटान बता रहा था दूसरा वाला कि सुपीरियर ग्लाइड भी है उसकी, उसने अपनी तरफ से सुपीरियर ग्लाइड बना रही है, ठीक है बेटा। होगी बात क्लियर, हाँ। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इंशाल्लाह। अच्छा अब आते हैं उसकी उसी की तरफ। पैसिव मूवमेंट करवानी है, फिर उसकी एक्टिव असिस्टिव करवानी है, फिर उसकी एक्टिव करवानी है और उसकी एक्टिव रेजिस्टिव करवानी है। ये मैं तुम लोगों को इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि तुम लोग ग्रुप में बाकी हाँ, बच्चों को फिर भी वो सिखा देना, ठीक है। हम रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ तुम लोग रिवाइज भी कर लो, ग्रुप में शेयर करते रहो ना वीडियोस, ठीक है। सही है। जो भी एक्टिव रेजिस्टेंट ठीक है। मोडालिटीज इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू तो कर लिया है, ठीक है। पता है सबको टेंस कैसे कैसे लगना है, सोनी कैसे कैसे करना है, सब कुछ कैसे। अब आ जाती है बात ग्लाइडिंग की तरफ, ठीक है। आपने ग्लाइड्स कैसे देने हैं, ये आपकी है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। आज अब बेटा मोबाइल इसको फड़ा दो और तुम लेटो, तुम फिर परफॉर्म कौन से स्टेज में देंगे हम उसको? हाँ मैं बता रही हूँ ना किस में देंगे। ये वाली ग्लाइड्स मुझे ऐसा है आती कि है, भूल गए हम इसीलिए। है ना? उस दिन सीखी है। सॉरी। मुझे आती है तो मैं सिखाती हूँ। ठीक है बेटा जी। हाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, फिजियो का अपना पोस्टर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि फिजियो ने अपना पोस्टर कैसे रखना है। पेशेंट को पहले काउच पे एडजस्ट पे कर लो, ठीक है। इसकी शर्ट को ऐसे फर्स्ट तो आपने एक्सपोज करना है, एक्सपोज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं कर सकते तो आप मेरी पोजीशन देख लो। मैंने एक अपनी टांग आगे की तरफ रखी है जिसको मैं बेंड करूंगी, इस तरीके से उसकी फ्लेक्शन करूंगी, और दूसरा मैंने इसको इधर से सपोर्ट किया है, ठीक है। पेशेंट को आप बोल सकते हो कि आपको इधर से भी सपोर्ट कर ले अपनी एल्बो से। ये आपने उसको ट्रैक्शन दी है, ट्रैक्शन दे दी। अब आपने ये ह्यूमन हेड पे उसकी ग्लाइड देनी है, उसको डीप लेकर जाना है। यहाँ पर आपने स्मॉल ग्लाइडिंग, मतलब पता नहीं चल रही मैम ये कप आपकी- शेप में भी दे सकते हैं ना, हाँ। कप बना के भी दे सकते हैं ग्लाइड। कब बना के बेटा कैसे?
मैम इसके इस तरह हम ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन मैं जब आपको feel करोगे ना वो उसके ना बाद। जो बेटर है ना आपकी ये जो इसके थिनार ऊपर एंगल्स ज़्यादा है और- उसके साथ ज़्यादा बेटर। ये देखो, ये डीप किया मैंने, ये देखो ये स्मॉल ग्लाइडिंग, ठीक है। ये आपका था एपी ग्लाइड। अब इसने आपकी फ्लेक्शन को गेन किया है, ठीक है। अब ऑपोजिट उल्टा ले लो, ये है आपका पीए ग्लाइड, ठीक है। इसमें आपने वैसे ही उसको ट्रैक्शन दी है, ठीक है, एंड देन पोस्टीरियर टू एंटीरियर पोस्टीरियर टू इंटीरियर, ठीक है। ठीक है। ओके, हमें तो इंटीरियर पोस्टीरियर और मिडिल पता था। मीडियम ये इंटीरियर, ये मिडिल, ये किसने बताया? बस यही पेंट हो। ये तो तुम लेटो ना जरा उल्टा लेटो, चलो उल्टा लेट जाओ बेशक। अब आ जाती है बात इंफीरियर ग्लाइड की। इंफीरियर आप किसी भी पोजीशन में दे सकते हो उसको, स्पाइन में भी, प्रोन में भी, सेटिंग में भी दे सकते हो। आपने जस्ट उसको ऐसे पकड़ना है और आपका ये हाथ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये आपने डीप किया और ऐसे आपने ग्लाइड्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सेटिंग आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। ज़्यादा जोर नहीं दोगे जैसे कि वो मसला और बड़ा। इधर आओ, तुम्हारा मसला मैं बढ़ाती हूँ। इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और आपने ये उसको इंफीरियर ग्लाइड, ठीक है। इजी, मसले तो नहीं बने, ठीक है बेटा जी। ये ट्रीटमेंट है, ग्लाइडिंग है, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ये लास्ट स्टेज पे हम देंगे। लास्ट स्टेज, हाँ तुम लास्ट स्टेज चल रही तुम्हारी। लास्ट स्टेज मैंने थ्रोइंग बताई थी जिसमें बोल रही थी मैं रिवर्स हो जाती है, रिकवरी होती है ना।